हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर आ चुके हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 लेके बसंत बुक का, जिसका नाम है लोकगीत। इनके जो लेखक है वो है भगवत शरण उपाध्याय। इसमें मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे मानना ये है कि आप एक्सप्लेनेशन भी सुने जो कि ज़्यादा बड़े नहीं है, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से कवर अप हो जाएगा। आई होप आप पूरा चैप्टर ध्यान से सुनेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम ये चैप्टर करते हैं लोकगीत। लोकगीत चैप्टर से ही समझ में आ रहा है, जो लोगों ने खुद गीत लिखा है उसे हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते आ रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। यह गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि जो लोकगीत है वो लोगों के द्वारा गाया हुआ गीत है, जो कि छोटे छोटे अवसरों पर, फंक्शंस पर गाया जाता है लोगों के थ्रू। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती हैं और इसमें किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। ये नॉर्मल भी गाए जाते हैं या फिर ढोलक, बांसुरी वगैरह के साथ भी इसको गाया जा सकता है। आगे स्टार्ट करते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि लोगों ने अपनी अपनी बोलियों में लोकगीत गाया है, जो कि आपको पता है कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे हमारे इधर शादी का कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो लेडीज़ होती है वो अलग से गीत गाते हैं अपने साइड्स के। तो वही चीज़ उन्हीं गीत को बोल रखा है यहाँ लोकगीत। तो हर चीज़ में हर लोगों की अलग अलग बोली है, तो उनके अलग अलग लोकगीत भी होंगे। अगर मान लो पंजाबियों की शादी है तो उनकी शादी में बोलियाँ बोली जाती हैं। अगर मान लो बिहार साइड की कहीं की शादी है तो वहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं। अगर किसी पंडित की तरफ की शादी है तो वहाँ पर भी लोकगीत गाए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी बोलियों के हिसाब से लोकगीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंडखांड और ओवार मुंडा भीलस्थाल आदि में फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और द्विदिन लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक फेमस गीत है जो कि आदिवासियों का, इन्होंने कह रखा है कि आदिवासियों भी उस संगीत का यूज़ करते थे। उसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स जो हैं वो एक साइड बैठ जाती हैं 30 से 40 झुंड में, और जो पुरुष होते हैं वो एक साइड बैठ जाते हैं इकट्ठा होकर भीड़ में। और पहले स्त्रियां जो है वो स्टार्ट करती हैं गीत और उसके बाद जो है पुरुष स्टार्ट करते हैं। फिर पुरुष जो है वो गीत ख़त्म करेंगे, फिर स्त्रियां स्टार्ट करेंगी। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने विभिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि ने अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। अब इन्होंने क्या कहा
कि जो पहाड़ी हैं वहाँ के भी अपने अलग गीत हैं। जो पहाड़ की साइड रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम पहाड़ी बोलते हैं। तो उसमें इन्होंने बोला कि जो गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा आदि ने हैं, उन्होंने अपने अपने गीत और अपनी अपनी विधियाँ कर रखी है कि किस टाइप से वो लोकगीत गाते हैं और उसमें क्या क्या करते हैं। तो इन्होंने यही चीज़ कही, जो पहाड़ साइड के लोग हैं उनको हम धीरे धीरे करके पहाड़ी कहने लग गए। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भदियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी और ढोला मारू आदि के गीत जैसे कि राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब यहाँ गीत के थ्रू एक पोयम भी गाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि गीत ही गाया जाए, यहाँ ये बोल रहे हैं कि वो गीत के थ्रू एक पोयम भी दिखाते हैं। पोयम नहीं कहेंगे, कहानी बोल देंगे हम उसे, कि एक कहानी भी दिखाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि बिहार वगैरह में क्या, पहाड़ वगैरह जो उत्तरी पूर्वी पश्चिम जिला है ना, वहाँ पे जो है वहाँ के अलग गीत गाए जाते हैं। और बाउल और भदियाली बंगाल के लोकप्रिय गीत हैं। जो कि बंगाल साइड के, वो अच्छे से समझते होंगे इस गीतों को। और जो पंजाब है उसमें माहिया आदि इस प्रकार के गीत है, जैसे कि हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी। और ध्यान से सुनना, ढोला मारू, इसमें कंफ्यूज मत होना, ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है, ढोला मारू जो है वो राजस्थानी में बड़े चाव से गाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्वा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिहरा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। अब यहाँ कुछ गीतों के नाम लिए गए हैं जो कि बिहार में गाए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बोल रखा है, बिरहा हो गया, धोबिया हो गया, कहरवा हो गया। ये जो है बहुत चाव से बिहार में गाए जाते हैं। और जब ये गाए जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। और इन्होंने यह भी कहा है कि जो देहाती सॉन्ग है वो सिर्फ सॉन्ग नहीं है, वो ऐसे कह रहे हैं कि एक रचयिता कोरी कल्पना है जो कि हम अपने रोज़मर्रा से लेते हैं। तो वो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, वो एक फीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि यह सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण से ये बड़े आवाहनकर और आनंदीय होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक ही होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो है भाषा, इनका कुछ ना कुछ संबंध होता है लोगों के जीवन शैली से। और ये कह रहे हैं कि जो लोकगीत है अधिकतर गांव और इलाकों में बोले जाते हैं। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है ना, वहाँ आप कभी नहीं देखेंगे ऐसे लोकगीत गाते हुए। हमेशा जो है ये आपको गाँव में या फिर इलाकों में ही बोलने को दिख जाएंगे कि जो लेडीज़ ऐसे बैठे हुए हैं और गीत गा रहे हैं। और ये लेखक जो हैं इनमें वो कह रहे हैं इसी वजह से ये आवाहन कर और आनंदी, आवाहन कर मतलब कि वो लोग खुद ब खुद उठ के आ जाते हैं इन चीज़ों का हिस्सा बनने और बड़े आनंद से रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों ने अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने भी लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की ओर
इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो भोजपुरी में करीब कितने बोल रहे हैं 30 से 40 वर्षों से बदेसिया का प्रचार हुआ है। बदेसिया यहाँ पे एक लोकप्रिय गीत है जो कि गाया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो समूह में इसे गाते फिरते हैं। और यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि इन गीतों में बहुत ही प्रिय तरीके से बात कही जाती है और जो विदेशी प्रेमी की ओर इन्हें करुणा और विरह का रस बरसता है। और जो बाहर से भी जो लोग वगैरह आते हैं वो भी इनमें बहुत आनंद लेते हैं, क्योंकि जब इन्हें गाया जाता है ना तो वो फीलिंग ही अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। जंगल की जातियों आदियों के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्री दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं बुझा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो जंगल की आदि जातियां हैं उनमें भी क्या होता है, जो स्त्रियां जो होती है वो एक तरफ, पुरुष जो होते हैं वो एक तरफ, और ये लोग जो है आपस में लोकगीत गाते हैं और चारों दिशाएं गूंजती हैं इनके गानों से। पर ये यहाँ ये भी कह रहे हैं पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। मतलब कि जो ये दलीय गायन है ये अब ना बहुत कम हो गया है। अब सिर्फ यहाँ तो औरतें बैठ जाती है, आदमियों को तो बैठते हुए देखा ही नहीं है। जो जेंट्स हैं उन्हें कभी नहीं देखा, हमेशा लेडीज़ को बैठते हुए देखा है। नहीं तो लेडीज़ और जेंट्स आमने सामने बैठते थे, ऐसे गाया जाता था ये गीत। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने का अलाहाकी हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अलाउद्दीन की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही इसके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। अब यहाँ कुछ गीतों की बात इन्होंने करी है कि कुछ गीत तो इतने लोकप्रिय हैं कि वो पहले के टाइम से लेके आगे के आगे यूज़ होते हुए बहुत से महाकवियों ने इस गीतों का बखान किया और वो आज भी गाए जाते हैं बड़े प्रेम और चाव से। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नटरस्यों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक है और इनके अपने बोल हैं। अंततः संख्या अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने साफ ही चैप्टर में बोल दिया कि अधिकतर जो है वो जेंट्स नहीं है, मर्द नहीं है, आदमी जो होते हैं वो नहीं है लोकगीत गाने वाले, अधिकतर जो है वो स्त्रियां हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि इस लोकगीतों की रचयिता मतलब कि रचने वाली भी अधिकतर स्त्रियां ही हैं। आगे ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्त्रियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां जो हैं वो भिन्न है या फिर वो अलग है। वो ये भी कह रहे हैं लास्ट में कि भले स्त्रियों ने वो गाना गाया पर मर्दों ने भी तो गीत गाए हैं, तो ये जो है आपस में मिले जुले हैं, भिन्न नहीं है एक दूसरे से। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाने जाते हुए राह के विवाह के मंडकोड़ ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के
जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं जुड़े, प्राचीन काल से वह गाती आ रही है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर गंगा जी नहाने जाओ तो उसका अलग गीत है, किसी की शादी हो रही है उसका अलग गीत है, कुछ अच्छा काम घर में हुआ उसका अलग गीत है। मतलब ये कह रहे हैं कि हर जगह अलग अलग अपने गीत हैं जो कि प्राचीन काल से जो स्त्रियां हैं वही गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया था मतलब प्रस्तुत किया था। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो कालिदास है उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे थे उसमें भी उन्होंने कुछ गीतों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि सोहर, बानी और सेहरा। और ये कह रहे हैं कि जो 12 मासी पुरुष है उनके साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। दल बांधकर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, आमने सामने बैठकर। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं। अब यहाँ क्या बात की गई, अनेक कंठ एक साथ नहीं फूलता का मतलब कि जैसे गर्ल्स गाना गा रही हैं, सबकी आवाज़ सिमिलर नहीं है और सबकी आवाज़ अच्छी भी नहीं है। तो ऐसा होता है किसी की आवाज़ अजीब भी होती है उन गानों में, पर जब सारे मिलकर गाते तो इतना पता नहीं चलता, बल्कि वो और अच्छा लगता है। तो यहीं वो बात की गई है कि फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिका भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि को अपनी ही चीज मान आदि तो उनकी अपनी ही चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। अब यहाँ क्या कह रहे थे कि जब विवाह का अवसर होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस अवसर पर भी ये जो लोकगीत है ये गाने के लिए स्त्रियां भी बुला सकते हैं, कि जो गायिकाएं होती हैं उनको हम बुला सकते हैं। और इन्होंने यहाँ राज्यों के नाम लिए कि जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, कि अपने अपने यहाँ के लोकगीत हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं। जो बाजे का काम करती हैं उसमें नाच गाना साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर भी ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो ढोल की मदद से गाती हैं और अधिकतर गाने के साथ वो कभी कभी नाच भी करती हैं। और यहाँ गुजरात की एक फेमस चीज़ का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है गरबा, जिसमें डांस भी करते हैं घूम घूम कर और गाना भी गाते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जो अधिकतर है वो लड़कियां होती हैं। और इसी के साथ इन्होंने होली का भी बखान कर दिया कि होली के अवसर भी ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि गांव के जो गीत हैं वो वास्तव में अनंत प्रकार है। अनंत प्रकार मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते।
और यहाँ बोल रहे कि जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है कि वहाँ लोकगीत कभी खत्म हो ही नहीं सकते। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने के प्रतीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है भगवत शरण उपाध्याय। तो इस चैप्टर में आपको लोकगीत के बारे में बताया गया है कि लोकगीत बहुत ही फेमस होते हैं और हर एक कास्ट के अपने अपने लोकगीत होते हैं जिनको वो किसी शुभ अवसरों या त्योहारों पर गाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए तो स्टूडेंट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालिए। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का गीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनके संगीत यंत्र, उनकी भाषा, नृत्य और लोकगीत जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कि इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया लोकगीत को लेकर, कि लोकगीत का पहले इतिहास क्या रहा था, वो कैसे प्रचलित में आया, लोगों में कैसे लोकप्रिय हुआ, फेमस हुआ, स्त्रियों का कैसे योगदान रहा क्योंकि अधिकतर स्त्रियां होती हैं लोकगीत गाने वाली, उनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनमें कौन से यंत्र इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग कास्ट की अलग अलग भाषा के रूप में लोकगीत होते हैं, उसमें नृत्य भी किया जाता है और नृत्य और लोकगीत किया जाता है कि मतलब नृत्य भी किया जाता है और लोकगीत भी साथ के साथ होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ त्योहारों पर नहाते समय, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के और जन्म पर आदि अवसरों पर गाए जाने वाले अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियों के लिए खास है। प्रेमयुक्त गाली, ये गलत वर्ड मत लेना, गाली में नहीं गिना जाता एक्चुअल में, ये ऐसी मतलब बोली होती है जिसमें गाली नहीं होती, जिसमें अलग वर्ड होते हैं। प्रेमयुक्त गाली, तभी यहाँ ये चीज़ यूज़ हुई है। आगे बढ़ते हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप लोगों को मौका मिले किसी लोकगीत में बैठने का तो आप उसकी क्या क्या विशेषता बता सकते हो? यह हमें गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं। इनके वाद्य यंत्र बहुत ही सरल होते हैं, जैसे कि ढोल हो गया, डपली होगी या थाल हो गई। यह समूह में ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं जिस कारण हमारे अंदर उत्साह का भी संचार हो जाता है। इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी संगीत के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती कि हमें कोई ज्ञान लगाना पड़ता हो कि ये गीत ऐसे गाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं कि जो लोकगीत है उससे हम बहुत सी चीज़ें पता लगा सकते हैं। कि मान लो हम एक लोकगीत में बैठ गए, वो लोकगीत जब चल रहा है तो हम पहले क्या पहचानेंगे कि वो किस भाषा का है, इससे हमें कास्ट पता चलेगी। सेकंड, कि वो किस चीज़ के लिए गाया जा रहा है, इससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ एक्चुअल में फंक्शन क्या है, फंक्शन है, विवाह का मौका है, जन्म का मौका है, किस चीज़ का है। थर्ड, हमें उसके बारे में और पता चलेगा क्योंकि लोकगीत में अधिकतर बातें जो कि गीत के थ्रू लोगों को सुनाई जाती हैं और लोग ही इसे गाते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, ढोल, डपली, थाल, उसका भी हमें पता चलता है। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पूरब की बोलियों में हमेशा मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा लिखित गीत गाए जाते हैं।
परंतु अगर वहाँ से निकलकर अन्य राज्यों या प्रदेशों में जाया जाए तो उन लोगों के लोकगीत की रचना करने वाले अपने अपने विद्यापति मौजूद है। विद्यापति होते हैं जिन्होंने लोकगीत को सबसे पहले रचनात्मक विधि में लाया, कि मतलब उन्होंने उसकी रचना करी, उसको हम बोलते हैं विद्यापति। तो इन्होंने कहा कि जैसे अगर हम एक जगह पर हैं, वहाँ पे अपने लोकगीत गाए जाते हैं, पर अगर हम उस जगह से हटकर किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ के अपने लोकप्रिय गीत होंगे। तो वहाँ के जो लोकप्रिय गीत है जहाँ हम गए हैं उनके कुछ कोई अलग विद्यापति होंगे जिन्होंने उनकी रचना करी है। तो वही जो है उसका मतलब क्या है, विद्यापति। जो ये लाइन है ना, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति मतलब लोकगीत को प्रचलित में लाने वाले, अलग अलग देश के हिसाब से। के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से सुना है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।